कविता का घना प्रभाव रहा, पैसे का सदा अभाव रहा, रहने को रहा शहर में वह, पर उसमें उसका गांव रहा। आज हम आपको एक ऐसे साहित्यकार से मिलवा रहे हैं जो रहने को तो देश के कई बड़े शहरों में रहे, लेकिन गांव हमेशा उनके साथ रहा। पिछले कई सालों से वो दिलवालों के शहर दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लेकिन उनका मन आज भी गांव में बसता है। उनकी उम्र 101 साल है, लेकिन तेवर किसी युवा से कम नहीं। वो साहित्य की दुनिया के ऐसे चमकते सितारे हैं जिनका नाम पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। कहानी, कविताएं, उपन्यास, लेखन की कोई भी विधा उनसे अछूती नहीं रही। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की रचनाकार से मिलिए सीरीज में आज स्वागत है देश के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का। बहुत कठिन होता है ऐसे पिता की संतान होना जिसका पर्वत सरीखा और दाप्य हो। ऐसे व्यक्तित्व के बहने वाले स्नेह निर्झर में जब हम रहते हैं और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आंखें ढूंढती हैं ऐसे उदात्त व्यक्तित्व को, लेकिन बहुत बार हताश होना पड़ता है। तो ऐसे पर्वत सरीखे पिता के हम संतान हैं। सत्य, मानवता, ईमानदारी, सहजता, ये हम सभी 5 भाई बहनों में बहुत सहज रूप से आई। और ऐसा नहीं है कि इसका हमने भी मूल्य नहीं चुकाया। हम लोग रास्तों में बहुत बार गिरे, लेकिन धूल झाड़ी और फिर खड़े हो गए, क्योंकि हमें यह विश्वास रहा कि हमारे सामने रोशनी की एक अनवरत नदी है पिता के रूप में। जहां भी हम गिरेंगे वो हमें रोशनी दिखाती रहेगी। रामदरस मिश्र जी जो शताब्दी रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जाने जाते हैं। यह 101वां वर्ष उनकी आयु का चल रहा है। यह हिंदी के सभी लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है। उनके दिल्ली लौटने के बाद मैं कई बार संकोच कर लेती थी उन्हें फ़ोन करने के लिए, लेकिन उनका फ़ोन मुझे बराबर आता रहता। वो मुझसे बार बार लिखने और पढ़ने का अपडेट लेते रहते। वो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते कि एक शिक्षक को लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए, अपने विषय की जानकारी रखनी चाहिए और विद्यार्थियों के साथ में न्याय करना चाहिए और उसमें सीखने की ललक होनी चाहिए। उनकी ये प्रेरणादायी बातें ही मेरे जीवन का पाथेय बनी। मैं वास्तव में खुशनसीब हूँ, अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि रामदरस मिश्र जी से जुड़ने का मुझे एक अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार रामदरस जी, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की रचनाकार से मिलिए सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी रचनाओं के लिए यूं तो आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने आपको पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये सुनकर पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? देखिए, मुझे किसी पुरस्कार के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, तो इसलिए देर से ही सही जब पुरस्कार सहज भाव से मिलते गए तो मुझे अच्छा लगा। चलो, सहज भाव से इस पुरस्कार मिल रहे हैं, ये मेरा सम्मान इसमें सम्मिलित है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पद्मश्री मुझे मिलेगा, और न उसकी मुझे चिंता थी। लेकिन मेरा तो हमारे तमाम जो लोग हैं उनको खुशी हुई, जैसे आप लोग हैं सबको खुशी हुई, तो मुझे भी खुशी होनी ही थी, खुशी हुई। लेकिन इसमें एक प्रश्न खड़ा हुआ। हमारे तमाम जो चाहने वाले, उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि
इस उम्र में इन्हें पद्मश्री से आगे का के जो पुरस्कार हैं देना चाहिए था। पद्मश्री इनके लिए छोटा पड़ता है, कि मेरे ये छोटे बड़े का सवाल नहीं था। मिला, सहज भाव से मैंने स्वीकार किया, अच्छा लगा। आपकी पत्नी सरस्वती जी जी आपकी रचनाओं की आलोचक भी थी और पहली श्रोता भी। हाँ। तो उनके साथ रचनाओं का सफर कैसे चला और क्या क्या आप चर्चाएं हुआ करती थी उनके साथ? वे स्वयं भी साहित्य प्रेमी थी और मैं उनको उत्साहित भी करता था। तो वे जब मेरे पास आई तो 7वीं पास थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारे सहयोग से एमए किया और इस प्रक्रिया में उनका साहित्य ज्ञान, साहित्य बोध बढ़ता गया और मैंने उनको उत्साहित किया इसके लिए। मैंने उनको बहुत सम्मान दिया, बहुत उत्साहित किया हर चीज़ के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे जैसे ये कहा हो कि आप साहित्य देखिए, मैं घर देखती हूँ, तो यही हुआ। लेकिन जब भी मेरी कोई कविता आती थी, कोई किताब आती थी, तो उसके श्रोता होती थी, अपनी राय देती थी और हमारे जो दोस्त थे, हमारे दोस्त आते थे घर में और कविता पाठ होता था, तो उसमें वो सहभागी नहीं होती थी। वो अपना राय भी देती थी और तारीफ भी करती थी। तो वो एक तरह से समझिए कि वे साहित्य की पथगामिनी थी। ये तो हुई, आपने बताया कि वो 7वीं पास आपके पास आई और एमए किया उन्होंने। आपके साहित्य की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? आपके लेखन की शुरुआत? देखिए, बचपन से ही मेरे मन में एक भाव था कविता के प्रति। दर्जा 2 में ही मेरे भीतर कविता का उदय हो गया था। पाठ्य पुस्तक पढ़ता था, लोकगीत सुनता था, तो इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसा लिखता। लेकिन कविता लिखना इतना आसान नहीं है कि दर्जा 2 का विद्यार्थी कविता लिखे। जी। तो उस समय चलता गया, जब दर्जा 6 में था तब एक वक्त आया, मेरे एक विद्यार्थी सहपाठी ने कहा कि उसके गांव का एक लड़का है गोरखपुर में, कविता लिखता है। ये सुनकर मेरे भीतर का कवि जाग उठा और स्कूल के पास ही कांग्रेस की सभा थी, उसी पर मैंने कविता लिखी। तो वहाँ से कविता यात्रा चल पड़ी, उड़ती गिरती बनती बिगड़ती। और जाहिर है कि एक दिन में या एक साल में आप कवि का आदर्श रूप नहीं पा सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके मन में कविता के प्रति लगाव हो, इच्छा हो और ये आपको अनुभव हो, अपने परिवेश का अनुभव हो, तो धीरे धीरे आपकी कविता ऊंचे चढ़ती जाएगी, अपने को निखारती जाएगी। यही मेरे साथ हुआ। आपने पहली कविता ही व्यवस्था पर लिखी और आगे भी आपकी रचनाओं में व्यवस्था बहुत नजर आई। आज क्या देखते हैं आप? अगर व्यवस्था के बारे में आज कहना हो तो क्या कहेंगे? नहीं, व्यवस्था पर तो कांग्रेस की सभा थी, उस पर लिखी थी और उस वक्त व्यवस्था को समझने की अकल भी कहाँ थी। जी। तो मैंने व्यवस्था पर कविता नहीं लिखी, बल्कि ख़ास तौर से अपने गांव का जो जीवन है, गांव के लोग हैं, गांव का परिवेश है, गांव की प्रकृति है, दुख है, दर्द है,
सुख दुख इनको लेकर के मैं कविताएं लिखता रहा और बाद में उपन्यास और कहानियाँ भी अधिकतर इन पर अवलंबित रही हैं। अब आज की व्यवस्था के बारे में कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत व्यापक ये क्षेत्र है। नेता लोग किस तरह आपस में लड़ करके, गाली गलौज करके व्यवस्था की बात कर रहे हैं और ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो आम आदमी को समझना मुश्किल है कि वास्तव में सही क्या है। आप गोरखपुर में जन्मे, बनारस गए, फिर आप अहमदाबाद रहे, तो अब दिल्ली में हैं। अलग अलग शहरों में जब आप रह रहे हैं, अलग अलग शहरों में जब आप रहे, तो वहाँ का परिवेश आपकी रचनाओं में कितना झलका और आपकी रचनाओं में उस शहर के कितने अंश नजर आते हैं जहाँ जहाँ आप रहे? मेरा एक मुक्तक है, नए नगर में आ पहुँचा, पहले से नाता टूट गया, लगी कंकड़ी फिर मेरे ठहरे सुख का घट फूट गया, सारा कुछ समेट कर मैं उस नगरी से यहाँ चला आया, लेकिन लगता है रह मैं स्वयं वहाँ पर छूट गया। तो मैंने गांव को जिया तो गांव मुझ में है। गोरखपुर को मैंने बहुत नहीं जिया, मेरी ससुराल में नहीं, उसके बाद मेरा आना जाना हुआ, लेकिन काशी में मैं 10 साल रहा। मैट्रिक से लेकर के PhD तक किया, तो बनारस मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वहाँ हम लोग मिलजुल कर साहित्यकार बन रहे थे, यानी हम लोग एक गोष्ठी थी, उस गोष्ठी में बैठते थे, कविताएं पढ़ते थे, एक दूसरे को में आते जाते थे। तो काशी ने बहुत कुछ बनाया हम लोगों को, कवि के रूप में और शिक्षार्थी के रूप में बनाया ही वहाँ से मैं किया। उसका अपना सौंदर्य रहा, गुजरात का अपना परिवेश था, और मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि काशी में मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मैं बहुत कहते हैं घर घुसरा आदमी हूँ, जहाँ रहता हूँ लगता यहीं रहूँ। यहाँ तक कि यात्राएं भी नहीं कर पाता हूँ। यात्राओं में बाहर वाले हाथ पकड़ खींचते हैं, घर वाले ठेलते हैं, तब कहीं जा पा रहा हूँ। तो बनारस में नौकरी नहीं लगी, गुजरात गया और मुझे लगा कि गुजरात आना बहुत अच्छा लगा। एक नया परिवेश मिला, नए लोग मिले, नए कौशल मिले, कला कौशल मिले, नए विद्यार्थी मिले, और समझिए कि सजाइए का दौर कर रहे हैं। वहाँ से जब मुक्त हुआ, जैसे भी मुक्त हुआ दिल्ली आया। जब वहाँ से आ रहा था तो वहाँ के एक बड़े कवि उमाशंकर जोशी ने कहा कि मिश्र जी अब जा रहे हैं, हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपकी सही जगह वही है, दिल्ली ही है। तो दिल्ली आया
तो महसूस किया कि वास्तव में मुझे यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि साहित्य का जो परिवेश था वो यहाँ था। हिंदी साहित्य का परिवेश यहाँ है, और मुझे यहाँ आने के बाद प्रकाशक मिले, आलोचक मिले, कवि मिले, एक बड़ी दुनिया मिली मुझे साहित्य की। तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, लेकिन मैं यहाँ से जाता रहा, वहाँ छूट भी जाता रहा। वही मैंने कहा, वहाँ मैं छूट गया। तब भी गांव को याद करता हूँ। गांव में हूँ, बनारस में हूँ, अहमदाबाद में हूँ, दिल्ली में तो हूँ ही। तो ये यात्रा हमारे लिए लाभप्रद रही। आपकी रचनाओं में पानी का बहुत जिक्र है, तो पानी से कितना लगाव कहाँ से आया? पानी ये था कि हमारे गांव से थोड़ी दूर पर राप्ती नदी बहती थी, और हर साल बाढ़ आती थी। उस बाढ़ में गांव डूब जाता था, फसलें डूब जाती थी। यानी वो हर साल वो पानी जो था हमारे गांव को नुकसान पहुंचाता था। इसलिए वो पानी मेरे दिमाग में छाया हुआ था। वैसे भी तालाब थे, कुएं थे, पोखरे थे, सब कुछ था पानी से भरा हुआ, इसमें हम लोग नहाते भी थे। इसलिए पानी के साथ एक गहरा लगाव बन गया। आपने कहा बनारस ने आपको बहुत कुछ दिया और आप लोग मिलजुल कर साहित्यकार बन रहे थे, तो उस समय की कुछ यादें, कैसे दोस्त थे? और किसी साहित्यकार के लिए पहला प्रोत्साहन बहुत मायने रखता है, तो किस तरह प्रोत्साहन मिल रहा था और कैसे आपका लेखन और निखर रहा था? हमारे समय में कई लेखक ऐसे थे जो आगे चलकर बड़े लेखक हुए, जैसे नामवर सिंह, शिवप्रसाद सिंह, बाद में केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो हमारे साथ ये लोग थे, और बहुत से लोग थे काशी में। तो मैंने कहा कि हम लोगों की गोष्ठियाँ होती थी। हम में से कोई भी आदमी पैसे वाला नहीं था, सब अभावग्रस्त, लेकिन गोष्ठियाँ होती थी सबके यहाँ। वो एक साहित्य के प्रति जो एक गहरा लगाव है, ये उसका परिचायक है। तो गोष्ठियाँ होती थी, और एक दूसरे के काव्य के गुण दोष को लोग बताते थे। इससे लोगों की कविताओं का विकास होता था। ये नहीं कि हाँ 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 बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जैसी कविताएं होती थी वैसी कही जाती थी। बनारस की गोष्ठियों और दिल्ली की गोष्ठियों में क्या फर्क था? दिल्ली में गोष्ठियाँ होती कहाँ हैं? दिल्ली में तो गोष्ठियाँ होती नहीं हैं। दिल्ली में तो मंच पर जाते हैं, मसखरे जाते हैं, और वाहियात कविताएं पढ़ करके ताली बजवाते हैं। लेकिन जो सही लेखक हैं, जो सही कवि या कथाकार हैं, उनकी भी एक दुनिया है यहाँ। लेकिन मेरा उनसे लगाव नहीं हुआ। बहुत दिनों से मैं नए लोगों के काव्य के पठन से मुक्त हो गया हूँ। तो लेकिन
इस वक्त भी अब ये कहना भी मुश्किल हो गया है कि कौन वास्तव में कवि है। फेसबुक आप देखिए तो हर आदमी अपने वहाँ कवि बताया जा रहा है। पहले जो था कवि होने में टाइम लगता था, लोग अपना रास्ता बनाते थे, दूसरे के रास्ते पर नहीं चलते थे। अच्छे अच्छे कवि थे और अपना रास्ता ही कविता का होता रहा। और मैं भूल गया क्या कह रहा था। सर आप कह रहे थे कि पहले के कवि अपना रास्ता खुद बनाते थे, हाँ? दूसरों की देखा देखी करके कवि नहीं बनते थे और समय लगाते थे कवि बनने में, हाँ, पूरा समय यही लेते थे। कवि दो तरह के होते हैं लेखक। एक वे होते हैं कि जो देखा देखी लिखते हैं, भाई वो कविता लिख रहे हैं तो चलो हम भी लिखते हैं, जैसा वो लिखते हैं वैसा हम भी लिखते हैं। तो ये लेखन ठीक लेखन नहीं होता है। आपके भीतर अगर कवि है तो स्वयं एक दिन अपने को उद्घाटित करता है और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है। मेरी एक कविता है, ये रास्ता क्या कोमल था, समझिए ये रास्ता कोमल था, हरा भरा था, लेकिन अपना नहीं था। इसलिए जब जब इस पर पाँव रखा फिसल कर गिर पड़ा। अपना रास्ता तो बीहड़ है, सुनसान है, तपाता है, हैरान करता है, लेकिन गिराता नहीं, खड़ा करता है। बार बार मांसता है, भीतर भीतर बड़ा करता है। तो इसमें समय लगता है, हाँ समय लगता है रास्ता बनाने में, लेकिन अपने रास्ते पर जो चल करके मंजिल तक पहुँचता है वही वास्तव में लेखक होता है, वही जीवित रहता है। बाद में भी वह साहित्य के क्षेत्र में खड़ा रहता है। आपने लेखन की हर विधा पर काम किया और ऐसी कोई विधा नहीं जो आपसे अछूती रही हो। आपको क्या लगता है कोई विधा छूट जाने का मलाल रहा कभी? हाँ, मैं कवि तो था ही, बचपन से लेकर आज तक कवि हूँ। कविता मेरी केंद्रीय विधा रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि मेरा ध्यान कथा साहित्य की ओर गया। मेरा पहला उपन्यास पानी के प्राचीर। हुआ यूँ कि मेरे मन में गांव तो था ही, गांव का पूरा परिवेश था ही। तो जब मैला आंचल आया रेणुका, तो मुझे लगा कि ये इन्होंने अपने गांव पूरे गांव को एक साथ प्रस्तुत किया है, तो मुझे भी अपने पूरे गांव को प्रस्तुत करना चाहिए। मैं गांव को खंड खंड रूप में देख रहा हूँ, तो अच्छा है कि पूरे गांव को एक साथ देखूँ। तो पानी के प्राचीर लिखा, लोगों ने सराहा। फिर उसके बाद मेरा लगाव उपन्यास और कहानी से भी हो गया। लोग पूछते हैं कि कविता से कहानी में क्यों आए, कथा में क्यों आए? मैंने कविता से नहीं, कविता के साथ आया हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले कवि थे और फिर बाद में कथाकार हो गए, साहित्य कविता छोड़ दी। मैंने कहा मैं कविता के साथ आया हूँ, दोनों साथ।
और अन्य विधाओं में भी मैंने काम किया लिखा, लेकिन अपने भीतर की प्रेरणा से लिखा, देखा देखी नहीं लिखा। मैंने चाहे निबंध हो, चाहे संस्मरण हो, यात्रा वर्णन हो, ये सब मेरे भीतर से निकले हैं, इसलिए बड़े सहज हैं। और यही है कि अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरे अन्य विधाओं में कहीं छल कपट नहीं है, कहीं बनावट नहीं है। लगता है कि ये भी कविता और कथा की तरह भीतर से अपने आप निकले हैं, अपना रास्ता बनाते हुए। रचनाकार कई बार अपने परिवार से ज्यादा अपने पाठकों का हो जाता है। आपने ये महसूस किया कि कभी पाठकों की वजह से बच्चों का समय छूटा या परिवार को कम समय मिला? मैं तो परिवार का भी रहा और पाठकों का भी रहा। भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न दिशा होती है, भिन्न भिन्न यात्रा होती है। मेरी यात्रा अलग रही है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए सब कुछ हो, लेकिन आधार जो है परिवार होता है। आपके सुख दुख का आधार है परिवार आपका। पाठक तो आपकी कविता पढ़ लेगा, लेकिन परिवार तो आपके सुख दुख का साथी है। आज के रचनाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वही जो मैंने कविता पढ़ी थी कि अपना रास्ता बनाओ, अपना रास्ता खुद बनाओ। उस रास्ते पर चलोगे तो देर तो होगी, लेकिन वही सही रास्ता होगा, वही तुम्हें एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब ये सवाल प्रायः चिपका दिया जाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई किसी का कहा नहीं मानता है। हमारे त्रिलोचन शास्त्री थे, तो उनसे यही सवाल पूछा गया, अरे सब माने तब तो कुछ कहूँ, हमारा कहा माने तब तो कुछ कहूँ। तो वही है, वो एक खाली एक फैशन सा बन गया है कि हाँ नए लोगों पर क्या कहेंगे। सब लोग अपने ढंग से लिखते हैं। हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ईश्वर करे आप और लिखें और कहें और हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अब यही बनाओ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक ठाक है, सबसे बड़ी निधि वही होगी। लिखना पढ़ना तो बहुत हो चुका, लेकिन जो दुख भोग रहा हूँ, पेट का, पाँव का, सब उसको क्या उसे ढंग से सहता चलूँ, यही इस वक्त काम में है।